डेंस पढ़ना था ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पीछे आवाज आ रही भैया? पीछे क्लियर? ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, वैसे कल डाल ही लिया होगा हेडिंग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। भैया कुछ लोगों का कहना है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए पढ़ाने की ना, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा था कल एक्चुअल में। हाँ सही है। देखो कोर्स की टेंशन मत लेना, कोर्स अपने टाइम से खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, कब की बात ना करो, हो जाएगा अपने टाइम से खत्म। वो भी सबसे पहले, चारों सब्जेक्ट में सबसे पहले जूलॉजी खत्म होगा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। कितना भी स्लो पढ़ाएंगे ना, वो हो ही जाएगा अपने टाइम पे। क्योंकि बात ये है, एक्स्ट्रा तो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं तो टाइम नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाते तो हो सकता है टाइम लग जाता। ठीक। अगर आपको लगता है स्पीड, स्पीड बहुत है, स्पीड इतनी है कि 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, बस इतना समझ लो। या हो सकता है कि अगर रिवीजन करेंगे 45 मिनट में पूरे चैप्टर बोल देंगे। ठीक। अब डिपेंड देखो, मेरी स्पीड आपकी समझदारी पे डिपेंड करती है। आप धीरे धीरे समझेंगे तो हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आप तेजी से समझेंगे तो हम बहुत तेजी से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबको लेके चलना है एक साथ में, ठीक ना? जो तेज हैं, जो एवरेज हैं, जो मीडियम है, सबको ध्यान रखना है। देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि डेंस। डेंस का मतलब क्या? फाइबर्स ज़्यादा होंगे, मैट्रिक्स कम होंगे, कंपैक्टली पैक्ड होंगे, है ना? पैकिंग कंपैक्टली होगी, समझ रहे हैं? इसको हमने बताया था डेंस कनेक्ट। लूज हो ही गया था, डेंस पढ़ना है। डेंस में मैंने बताया था कि इनमें, एक मिनट, लूज डेंस स्पेशलाइज तीन पढ़ना था, तो लूज, सॉरी लूज हो ही चुका। डेंस की बात करें, मैंने कहा था कि इसमें डेंस में फाइबर का ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। फाइबर के ओरिएंटेशन की बेसिस पे इनको टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग, डेंस रेगुलर और डेंस रेगुलर। रेगुलर का मतलब पैरेलल अरेंजमेंट होगा। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली, मतलब रो में होते हैं, मतलब लाइन में होते हैं, पूरी तरह से नहीं होते लेकिन फिर भी काफी हद तक रो में होते हैं। मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मतलब बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, उनके बीच में अगर कोलेजन फाइबर्स रो में है, मतलब लाइन में है, पैरेलली वो भी अरेंज हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डेंस रेगुलर बोलते हैं। डेंस रेगुलर का हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है टेंडन, दूसरा लिगामेंट, ये सबको याद है। ठीक है। टेंडन किसको किससे कनेक्ट करवाएगा? स्केलेटल मसल टू बोन, ध्यान रखना मसल टू बोन मत बोलिएगा, क्योंकि मसल आपके पास तीन है। ठीक है। इस मोर करेक्टली क्या होगा? स्केलेटल मसल टू बोन। बात समझ आई? और लिगामेंट किसको किसको कनेक्ट करवाएगा? बोन टू बोन। ठीक। बस ये दूसरा एग्जाम्पल था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके उसमें दिया हुआ, उसमें डीपीपी में दिया हुआ कि अगर लिगामेंट पे ही शायद है, कोई पूछा था, वो अगर लिगामेंट कट हो जाए तो क्या होगा? किसी ने देखा क्वेश्चन? हाँ, उसमें दिया हुआ कि लिगामेंट, लिगामेंट वाला ही तो है वो। लिगामेंट कट कर दिया जाए तो क्या होगा उसमें? हाँ? देखो, लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को, एक बोन को दूसरी बोन के साथ फिक्स करवाना होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था अनफिक्स हो जाएगी, ऐसा है। देखो बोन का काम, देखिए ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन देखिए लिगामेंट का काम होता है दो बोन को फिक्स कराना। मूवमेंट भी होगा लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट होगा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा मूवमेंट होगा उस, जहाँ ज्वाइंट होगा ना, ज्वाइंट तो भाई मूवमेंट के लिए ही होता है, समझ रहे हैं? कुछ ज्वाइंट्स जैसे आपके फाइब्रस ज्वाइंट, वहाँ मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं थोड़ा सा मूवमेंट होता है। जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं वहाँ कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे लिगामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ वो ज्वाइंट करवा रहा है, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ कि, जरा लाइए हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट ही ऐसा आ गया तो हम बता ही देते हैं। क्वेश्चन इसमें ये था, व्हाट विल हैपन इफ द लिगामेंट कट आर ब्रोकन? लिगामेंट कट जाए या टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन इसमें है, बोन विल मूव फ्रीली एट ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट पर जो बोन्स है फ्रीली मूव करेगी। ये पॉइंट गलत है। देखिए उस, जो लिगामेंट है थोड़ा सा मूवमेंट करवाएगा लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा सकता। जो पहला ऑप्शन इसमें बोल रहे हैं कि फ्रीली, मतलब ज्वाइंट पर फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं शो करता। फ्रीली मूव का क्या मतलब है? ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा इसमें करें, नो मूवमेंट एट ज्वाइंट,
मैंने कहा थोड़ा सा मूवमेंट करवाएगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाएगा। इन्होंने लिखा नो मूवमेंट एट जॉइंट, जॉइंट में मूवमेंट ही नहीं होगा। मतलब कट जाए तो कह रहे हैं मूवमेंट ही नहीं होगा। जब वो जुड़ा था तो थोड़ा सा मूवमेंट करवाता था, कह रहे कट जाए कहीं नहीं मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा, इन्होंने कहा नो मूवमेंट एट जॉइंट, मतलब जॉइंट पर मूवमेंट ही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें ये है, बोन विल बिकम अनफिक्स, फिक्स करने के लिए ही लिगामेंट लगाया है, अब बोन अनफिक्स हो जाएगी फिर। यही आंसर सही भी दिया, यही सही है भी। चौथा ऑप्शन इसमें दिया है, बोन विल बिकम फिक्स, बोन तो पहले से फिक्स थी। बात समझिए, लिगामेंट की वजह से पहले से फिक्स थी, तो ये तो है नहीं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला इन्होंने बोला कि बोन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट, फ्रीली मूव करने का मतलब पूरी तरह से मूव करने लगी, है ना। देखिए लिगामेंट का काम होता है थोड़ा सा मूवमेंट कराना। अच्छा मन में आ रहा होगा कि फ्रीली मूव करेगी, कट जाएगा तो इधर उधर घूमने लगे, फ्रीली का मतलब पूरी तरह से। ये ऑप्शन गलत है इसमें, थर्ड ही सही है। बोन को फिक्स कराने के लिए लिगामेंट लगाया गया, अगर लिगामेंट कट जाएगा तो बोन अनफिक्स हो जाएगी। समझ रहे हैं, एक तरह का अप्लीकेशन है, अपने लिखा नहीं है लेकिन अप्लीकेशन है एक तरह का, ठीक। चलो भैया थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं। हाँ क्या बता रहे थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो सेल्स होंगी, ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स कंपैक्टली पैक्ड होंगे, ठीक है। कंपैक्टली पैक्ड होंगे इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, या मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर का जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स मे बी रेगुलर आर इरेगुलर, मतलब रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, इसी की बेसिस पे ये दो टाइप के हैं। डेंस रेगुलर, ठीक है। डेंस रेगुलर में आपको बताया मैंने, आप कोलेजन ना लिखिए, फाइबर से लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फाइबर्स अरेंज इन रो, मतलब लाइन में होंगे ये, बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। इनका कहना है कि डेंस रेगुलर तब बोलेंगे जब फाइबर्स जो होंगे लाइन में होंगे, रो में होंगे, बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, मतलब कि बंडल्स ऑफ फाइबर्स हैं उनके बीच में पैरेलली अरेंज हैं ये भी। फाइव मतलब ऑल ओवर देखा जाए सब पैरेलल होंगे, पूरी तरीके से पैरेलल नहीं है लेकिन मोस्टली पैरेलल ही है, इसलिए इनको बोला गया है डेंस रेगुलर, ठीक। बात बड़ी अजीब सी आ रही है, सही आ रही है आवाज़? हमको लग रहा है हम मेरी आवाज़ धीमी है आज। एक्चुअल मैं सुबह से बोला नहीं हूँ, बस यहीं आके बोल रहा हूँ। इतने सारे लोग हो के बैठने की जगह ही नहीं मिल रही, भैया थोड़ा एडजस्ट करवाइए उनको।
कंफ्यूज हो गए ना? देखो, फाइबर्स जैसे मान लो कोलेजन, कुछ बंडल्स ऑफ है, मतलब कुछ फाइबर्स हैं जो बंडल बना रहे होंगे वहाँ। ठीक है, तो जो बंडल्स होंगे उनके बीच में कोलेजन फाइबर्स पैरेलली है, मतलब कि ये भी पैरेलल, बंडल्स ऑफ फाइबर भी पैरेलल हैं। ठीक, उनके बीच में लगभग ये भी पैरेलल हैं। अरे फिगर है। अच्छा, फिगर बनाए, फिगर तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखो, यही तो है। हाँ, मतलब यहाँ पर दिखाया नहीं इन्होंने, ये तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होगी। मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर के बीच में ये जो कोलेजन फाइबर्स दिखा रहे हैं, देखो पूरी तरह से पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन काफी इसकी कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये पैरेलल है। ठीक ना? ना ये पैरेलल है ना वो पैरेलल है, लेकिन उनकी कंपैरिजन में ये आपको पैरेलल नजर आएंगे। ठीक, यही दिमाग में रखना है कि बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में जो है, जो फाइबर पैरेलली अरेंज हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेंस रेगुलर बोलेंगे। ठीक, और इसमें इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इनको बोलेंगे डेंस इरेगुलर। ठीक है, चलिए लिख लिया। एग्जाम्पल इनका नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट कराएगा। बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे से अटैच करवाएगा। ठीक है, ये लिगामेंट होगा। डेंस इरेगुलर। सेल्स में जो सेल्स होगी, सेल्स का मतलब मोस्टली इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट का बात किया इसमें। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड फाइबर्स, फाइबर्स से मोस्टली इन्होंने बोला कोलेजन। ओरिएंटेड डिफरेंटली, अगर इनका ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेंस इरेगुलर। एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि स्किन में मिल जाएंगे आपको। स्किन में कहाँ हो सकते हैं ये? मैंने आपको अभी कल बताया था। जी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में मिल जाएंगे ये। ठीक ना? स्किन में देखने को मिलेगा, बस इतना सा याद रखना आपको। डेंस रेगुलर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक ना? टेंडन लिगामेंट, अभी तक जो मैंने बताया, हमने कहा कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सेल्स और फाइबर्स कंपैक्टली पैक्ड हैं, पहली चीज़। फिर मैंने कहा कि इनको जब फाइबर को देखा गया, फाइबर के अरेंजमेंट को देखा गया, तो फाइबर का अरेंजमेंट कहीं कहीं पैरेलल दिख रहा था, कहीं इरेगुलर दिख रहा था। जब पैरेलल दिखा तो मैंने डेंस रेगुलर बोला। डेंस रेगुलर में आपने दो एग्जांपल देखा है, टेंडन और लिगामेंट।
टेंडन जो होता है स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करवाएगा, और लिगामेंट जो है बोन टू बोन कनेक्ट करवाएगा। इसके बाद आपने देखा है कौन डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में जो सेल्स की बात करते हैं वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट की बात हो रही है, मोस्टली फाइब्रोब्लास्ट की बात हो रही है। इसके अलावा जो आप फाइबर्स की बात करें, मोस्टली कोलेजन फाइबर का नाम लिया एनसीईआरटी में, ठीक। तो दोनों की अगर बात करते हैं, इनका ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, इसलिए इनको बोला डेंस इरेगुलर। और एग्जाम्पल है स्किन। स्किन में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक ना। आज समझ आई, नोट कर लिया। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बढ़ेंगे स्पेशलाइज। फिगर देख के तो पहचान ही जाएंगे, दोनों पैरेलल है, डेंस रेगुलर है, और वो डेंस इरेगुलर है, ठीक। फिगर में कुछ समझाना नहीं है, इसके बाद आएगा स्पेशलाइज, लेकिन उससे पहले देख लीजिए। देखिए फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट अगर कंपैक्टली पैक्ड हैं, समझ रहे हैं, कंपैक्ट पैकिंग है, तो हम लोग बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, फाइबर के डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, फाइबर का डायरेक्शन कह रहे हैं कि हो सकता है रेगुलर हो सकता है इरेगुलर हो, ठीक है। इसी की बेसिस पे हम लोग इनको दो चीज बोलते हैं, डेंस रेगुलर बोलेंगे या फिर इनको डेंस इरेगुलर बोल देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इन द डेंस रेगुलर में जो होता है, देखिए कह रहे कोलेजन फाइबर्स जो होंगे प्रेजेंट इन रो, मतलब ये लाइन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स के कुछ बंडल्स होंगे और कुछ वैसे होंगे। तो जो आप कोलेजन फाइबर्स देख रहे हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में पैरेलली अरेंज होंगे, मतलब ये भी पैरेलल है, वो भी पैरेलल है, इसलिए बोला गया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। एग्जाम्पल में देखिए टेंडन है। टेंडन जो बता रहे हैं कि अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिगामेंट की बात हुई है। लिगामेंट जो होगा अटैच वन बोन टू एनदर, मतलब यही है एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कराएगा, ठीक। अब देखिए डेंस इरेगुलर में, डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसमें कह रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट, मतलब ये सेल है, सेल में इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट का नाम लिया है। और इसके बाद मेनी फाइबर्स, मेनी फाइबर्स मतलब मोस्टली कोलेजन फाइबर्स हैं। इनका दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अलग अलग डायरेक्शन करें, ओरिएंटेड डिफरेंटली अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए नाम रखा गया है डेंस रेगुलर। करें दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, ये ध्यान रखिएगा, स्किन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहे हैं स्पेशलाइज की बात करेंगे। कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, ठीक है। ये तीनों क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये भैया हेडिंग यही डाल लीजिए, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एक एक की बात करते हैं हम लोग। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले कार्टिलेज की बात होगी, फिर बोन की बात होगी, फिर ब्लड की बात होगी। कार्टिलेज में चार पांच पॉइंट है। कार्टिलेज में जैसा कि इन्होंने बताया है कि अच्छा कार्टिलेज में मैट्रिक्स होगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। होगा, है भाई, मैट्रिक्स क्यों नहीं, सब में है मैट्रिक्स। देखिए जो कार्टिलेज होता है उसका मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होगा या हार्ड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा पहली चीज। सॉलिड हार्ड में फर्क है, सॉलिड हार्ड हो सकता है, ठीक है, हार्ड सॉलिड भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, ठीक। लेकिन बोन के लिए अलग बात की गई है, कार्टिलेज की अलग बात की गई। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स बोले तो उसका जो ग्राउंड सबस्टेंस है, ठीक है, कैसा होगा, सॉलिड होगा, प्लाएबल होगा। प्लाएबल का मतलब फ्लेक्सिबल होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ, है ना, एक्सटर्नल जो पिन्ना है, यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है, कैसा है ये, प्लाएबल है, ठीक। दूसरी चीज, अरे रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन का अपोज करेगा ये, नहीं कर रहा, देखिए दबा के आप छोड़ते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जा रहा, इसका मतलब अपोज कर रहा है वो, ठीक है। दूसरी बात ये है, मैंने कहा कि पहले इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉलिड होगा, प्लाएबल होगा, रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन का अपोज करेगा, ठीक। अच्छा जो इसकी सेल्स होती हैं, सेल्स का नाम रखा गया कांड्रोसाइट। एक्चुअल में कांड्रोसाइट जो होती है कांड्रोब्लास्ट से बनती है, ठीक ना, कांड्रोब्लास्ट से कांड्रोसाइट बनती है। आप ये कह सकते हैं कि जो कार्टिलेज की मेच्योर सेल होती है वो कांड्रोसाइट होती है, ठीक ना।
और ये कांडोसाइट जो होती है ये भी मैट्रिक्स सिक्रीशन करती है, और मैट्रिक्स जो सिक्रीशन करेगी उसमें एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को लेकुने बोला जाता है। लेकुना पढ़ो चाहे लेकुनी पढ़ो, जो आपको सही लगे, लेकुने होता है, ठीक। लेकिन लिखा नहीं एनसीईआरटी में, उसने कहा कि कांडोसाइट सेल्स जो होती है एक कैविटी में प्रेजेंट होती है, कैविटी फॉर्म बाय द मैट्रिक्स, कैविटी को मैट्रिक्स ने बनाया है, और जो मैट्रिक्स आया है लिखा सिक्रेटेड बाय देम, मतलब उन्होंने मैट्रिक्स निकाला, वो फिर कैविटी बनी वहां पर, उसी कैविटी में प्रेजेंट है। और ये जो कांड्रोसाइट सेल्स होती हैं, एक एक कैविटी में एक से तीन हो सकती हैं, ठीक ना, एक से तीन हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखा, फिगर में तो दिखा रखा है लेकिन बोला नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये जो कार्टिलेज होती हैं, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में ये देखा गया है कि हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, मतलब हम डेवलप हो रहे होते हैं, उस समय हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो जब हम लोग एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन से। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, जो होती है वो एडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो बोन्स हैं वो कार्टिलेजिनस बोन है, मतलब कार्टिलेज से बनी है, बात समझे। अच्छा, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में फर्क क्या है? एक दिन शायद बताया था, याद आया कुछ? नहीं बताया था? अरे भाई, जैसे पूरी फिरस से लेकर कार्डेटा तक पढ़ते हैं, उसमें वर्टिब्रेट भी पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट भी पढ़ते हैं, तो कहाँ तक इनवर्टिब्रेट्स हैं? सोच लीजिए। हम्म, फिर से सोच लीजिए, अभी भी गलत है आंसर। हाँ, यूरोकार्डेटा तक, कुछ हद तक धीरे धीरे अब सही की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, देखो कार्डेट नॉन कार्डेट अलग है ना, हेमी कार्डेटा तक, है ना, हेमी कार्डेटा को भी आज जो है नॉन कार्डेटा में रखा गया, समझ रहे हैं। पहले उसको हेमी, हेमी का मतलब आधा कार्डेटा मानते थे, आज की डेट में हेमी कार्डेटा भी नॉन कार्डेट में रखा गया, ठीक। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा हूँ। वर्टिब्रेट उनको बोला जाता है जिनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, समझ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम किस में पाई जाती है? अब देखिए, जैसे फाइलम कार्डेटा जब पढ़ते हैं उसमें तीन सब फाइलम बनाया गया है ना, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड सब फाइलम को प्रोटोकार्डेट कहते हैं, और लास्ट वाले को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको वर्टिब्रेट बोला जाता है, बाकी पोरीफेरा से लेकर के इंक्लूडिंग कार्डेटा, कार्डेटा में भी दो सब फाइलम है, उनको लेकर के इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। दिमाग में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, जो वर्टिब्रेट्स हैं वही वर्टिब्रेट, मतलब उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेट है, बाकी पोरीफेरा से लेकर के और कार्डेटा का दो सब फाइलम जो है वहां तक का इनवर्टिब्रेट होता है। यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, ठीक है, फिर वर्टिब्रेट आता है, यूरोकार्डेट सिफेलोकार्डेट को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोकार्डेट कहते हैं, समझे आप। तो कहने का मतलब सिफेलोकार्डेट तक, पोरीफेरा से लेकर सिफेलोकार्डेट तक होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं, बाकी एक ही है वर्टिब्रेट जिसमें हम लोग आते हैं, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है। बात समझ आई? यही नहीं क्लियर हो पाता, मैं बता रहा हूँ। नहीं, अभी किसी से पूछिए तो समझ में नहीं आता, वो कार्डेटा नॉन कार्डेटा में गोल गोल घूमने लगते हैं। कार्डेटा नॉन कार्डेटा अलग केस है, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा अलग है। मतलब ये कह सकते हैं कि कार्डेट में भी इनवर्टिब्रेट हैं, दो सब फाइलम, पहला दूसरा सब फाइलम इनवर्टिब्रेट में चला जाता है, खाली एक ही है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है कार्टिलेज, ढेर सारी कार्टिलेज होती है, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बात क्लियर। और इसके अलावा एक पॉइंट और, लोकेशन की अगर बात करते हैं, चार तीन चार लोकेशन इन्होंने दे रखी है। जैसे उन्होंने दिया आउटर ईयर जॉइंट्स, ये आउटर ईयर जॉइंट्स आपका है, यहाँ भी कार्टिलेज लगा हुआ है, टिप ऑफ नोज, नोज की टिप पर भी आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा जो है एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कितने हैं वर्टिब्री, टोटल वर्टिब्री हमारे पास कितनी होती है? अरे रीढ़ की हड्डी में भैया छोटी छोटी बोन्स ऐसे लगी नहीं है वर्टिब्री, 12 नहीं है,
12 पेयर रिब्स होती हैं, 24, अच्छा 26 होती, 26 वर्टिब्री हैं। ये टोटल 26 वर्टिब्री होती है, समझ रहे हैं? आपको आगे पढ़ाया जाएगा लोकोमोशन में। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है ना? 12 जो होती थोरेसिक होती है, ठीक ना? 7, फिर 12, फिर 5, 5 लंबर वर्टिब्री होती है। एक सैक्रल होती है, एक कॉक्सियल होती है। जो सैक्रल और कॉक्सियल होती है वो फिक्स होती हैं, सॉरी वो मतलब कि नहीं नहीं, हाँ फ्यूज्ड होती, फिक्स नहीं, फ्यूज्ड होती हैं। एक में 5 है, एक में 4 है। टोटल अगर बोन्स देखा जाए वर्टिब्रल कॉलम में कितना होता है? 33 होता है, अगर फ्यूज को इंक्लूड करते हैं तो। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले कि आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितनी है, टोटल जब बोले तो 33 लगाइए। नॉर्मल पूछ रहा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ टोटल वर्टिब्री कितनी है, 26 है। समझ रहे हैं? तो जो वर्टिब्री होती है उनके बीच बीच में कार्टिलेज पाई जाती है, समझ रहे हैं? जब आप जॉइंट्स पढ़ेंगे वहां पढ़ाया जाएगा कि कार्टिलेजनस जॉइंट, जो कार्टिलेजनस जॉइंट होता है ये वर्टिब्री के बीच में पाया जाता है। ये थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए देखिए थोड़ा सा ही झुक सकते हैं। अब वो अलग बात है, सर्कस वाले पूरा घुमा देते हैं, वो तो बचपन से किए हैं इसलिए उनकी आदत पड़ गई, फ्लेक्सिबल बना डाला है उस, है ना, नॉर्मली। लेकिन ये लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करती है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, आउटर ईयर जॉइंट्स, ठीक है, टिप ऑफ नोज, एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फिर एनसीईआरटी ने लिखा हैंड एंड लिम्ब इन द एडल्ट, मतलब एडल्ट के हैंड में भी है, लिम्ब में भी है। अच्छा लिम्ब का क्या मतलब है? लिम्ब को मतलब हाथ पैर दोनों हो गया, ठीक है। हैंड कहने का कोई पर्पज ही नहीं था, ठीक है, लेकिन अब कह दिया तो मान लीजिए। मतलब उनका ये कहना है कि एडल्ट के हैंड और लिम्स में मतलब हाथ पैर में, ठीक। अरे भैया ये 4 लिम्स है, ये हाइंड लिम्ब है, ठीक है, दोनों को मिला के लिम्ब बोला जाता है, ठीक। तो उनके हाथ पैर में भी कार्टिलेज है, प्रेजेंट है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखनी है बस। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या तो मैट्रिक्स में घुमाते हैं वो आपको, ठीक है, या तो कैविटी में घुमाएंगे, कहें कैविटी है ही नहीं, एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं। लेकिन कैविटी प्रेजेंट है, लेकुना प्रेजेंट है, बोन्स में भी है, यहाँ भी लेकुना प्रेजेंट होती है। बस फर्क क्या है, जो बोन्स पढ़ेंगे, बोन्स में एक कैविटी में एक ही सेल होती है, जबकि इसमें 1 से 3 हो सकती हैं। बात समझे आप? ये फर्क है, लेकुना दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक। तो इतना थोड़ी सी बातें हम लोग नोट करते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। कार्टिलेज है, बोन है, इसके अलावा ब्लड है, ये है स्पेशलाइज। सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज की ही बात करेंगे। देखिए मैट्रिक्स जो होगा सॉलिड होता है और प्लायबल होता है। प्लायबल बोले तो फ्लेक्सिबल। अच्छा कभी कभी सॉलिड को हार्ड लिख देंगे, ध्यान रखना, हार्ड बोलना बोन का फीचर हो जाएगा फिर वो, ठीक है। सॉलिड बोलना है इसके लिए सॉलिड चल जाएगा, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते, हार्ड अगर हो जाएगा तो ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता फिर तो, ठीक है। रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन का अपोज करेगा, मतलब आप इसे दबाएंगे छोड़ेंगे फिर से वापस हो जाएगा। इलास्टिक टाइप का होता है एक तरह से देखा जाए तो।
आगे बढ़े। चलो भैया। चलिए। देखिए इनकी सेल्स जो होंगी, सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, सॉरी कार्ड्रोसाइट। ठीक है, कार्डोसाइट। अच्छा, कभी कार्डोसाइट की जगह कार्डोब्लास्ट लिख के आता है क्योंकि, हाँ, तो वो इमेच्योर होता है। ठीक। मान लो कभी ऐसे लिख के आ जाए, जैसे कार्डोसाइट जो बनती है कार्डोब्लास्ट से बनती है, ऐसे ऑस्टियोसाइट जो होती है ऑस्टियोब्लास्ट से बनती है। तो कभी कभी वो ऑस्टियोसाइट कार्डोसाइट ना दे करके टेस्ट में आपको ऑस्टियोब्लास्ट कार्डोब्लास्ट दे देंगे, तो समझ जाना कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है। हाँ, डायरेक्ट पूछेंगे कि उसकी सेल को क्या बोला जाता है। ठीक है। कार्डोसाइट देंगे ही नहीं, कार्डोब्लास्ट दे देंगे। ठीक। तो उसे पकड़ लेना आप। अच्छा, ये सेल्स को कार्डोसाइट बोलते हैं, प्रेजेंट इन ए कैविटी। प्रेजेंट इन अ कैविटी। जो कैविटी होती, इसी कैविटी को ही हम बोलते हैं लेकुना या लेकुनी। अरे लेकुना लेकुनी में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है बस, और कुछ नहीं है। कहीं लेकुना लिखेंगे तो कहीं लेकुनी। ये बनेगा कैसे? फॉर्म बाई मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाई देम। मतलब इन्होंने मैट्रिक्स का सिक्रीशन किया है, उससे ये कैविटी बनी है जिसको लेकुना लेकुनी बोल रहे हैं, उसी में कार्डोसाइट परसेंट होती। ठीक है। इसके अलावा जो कार्टिलेज होती है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, मतलब वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है कन्वर्ट हो जाती है बोन में, कन्वर्टेड इनटू, या रिप्लेस बाई बोन लिख सकते हैं, रिप्लेस बाई बोन इन एडल्ट। मतलब ये है कि हमारे पास जो मोस्टली बोन्स हैं सब कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेज से बनी है। एग्जाम्पल्स जो इनके हैं, आउटर ईयर जॉइंट्स, टिप ऑफ नोज, एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिख सकते, वर्टिब्री लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बिटवीन वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम। एक और लास्ट लिख सकते हैं हैंड लिम्स, लिम्स लिख लीजिए। लिम्स मतलब हाथ पैर दोनों आ गया।
इसके बाद बोन की बात होगी, है ना। बोन का जो मैट्रिक्स होगा या ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा, नॉन प्लाइबल होगा, वो मुड़ेगा नहीं। टूट भले जाएगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक। अच्छा, वो हार्ड क्यों हो गया? उसमें कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स, दो ही चीज़ मेंशन कर रखा है। कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर की वजह से वो हार्ड हो गया। ठीक। इसकी सेल को कॉन्ड्रोसाइट बोला था, उसकी सेल को ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। ठीक। ये भी कैविटी में प्रेजेंट था, वो भी कैविटी में प्रेजेंट होगा। इसकी कैविटी को लेकोना बोला गया, उसकी कैविटी को भी लेकोना बोलेंगे। समझ रहे हैं? ये एक से तीन हो सकते हैं, वो एक ही होगा, सिंगल ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। देखो, बोन के बारे में ज़्यादा डिटेल मैं ले नहीं जाऊंगा। मैं एक बैच में फेज वन में पढ़ा रहा था, जब मैं बोन्स को बियॉन्ड एनसीईआरटी लेके गया ना, चक्कर आने लगा लोगों को। पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे लोग। हाँ, हेबर्सियन कैनाल, बोल्कमैन कैनाल, क्या क्या है, पूरा सेक्शन वगैरह काट के मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो हमने सोच लिया अब नहीं पढ़ाना। आएगा इसी में से, मैं आपको बता रहा हूँ, आएगा यही, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपकी इच्छा है जानने की तो आके हमसे मिलना, हम आपको लेके बैठेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। ठीक है, जिनकी इच्छा होगी एक्स्ट्रा पढ़ने की। इतना ही कम नहीं है, स्टोर नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं रहता है, भुलाता रहता है। हमारे एक बैच है फेज वन 151, उसमें एक स्टूडेंट है, लड़की है मतलब, वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही अभी से। मैं बता रहा हूँ, इतनी डिटेल स्टडी कर रही, पूरी फाइल बना रही है। समझ रहे हैं? तो एक दिन लेके मैं देखा कि पीछे क्लास में बैठती, पीछे मास्क लगा के। हमने सोचा बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट है लग रही है, बात नहीं करती है कभी, ना कुछ पूछेगी ना बात करेगी। फिर एक दिन जो है हमसे पूछे कि सर किस दिन आप फ्री रहते हैं। हमने कहा हम तो क्लास ना हो तो फ्री ही हैं, कुछ पूछना हो तो आ जाओ। आई, फाइल लेकर के दिखाई हमको, हमको चक्कर आने लगा। हमने कहा भैया ये बताओ, इतना डिटेल स्टडी करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? अरे सर अच्छा लगता है। हमने कहा बात तो सही है। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे टेस्ट में नंबर कितने आए, कहीं ये मत पूछिए। हमने कहा क्यों? वही तो मेन है आपका, जिससे आपकी एंट्री मिलेगी। वो बेचारी, हमें लग रहा है 250-250 नंबर पाई थी, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मिला करके। उन्होंने कहा बच्चा 360 नंबर का बायोलॉजी होता है, 360 में 300 नंबर तो बायोलॉजी से आ जाए, 250 में तुम खेल रहे हो, ऐसी फाइल बना के क्या करोगी? एमबीबीएस 5 साल मतलब नहीं पढ़ना है, वहाँ भी तो कुछ करना होगा। उसकी पढ़ाई क्यों यहाँ कर रहे हो? ए- हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो इतना स्टडी नहीं करना भैया, आपको एक टिकट मिल जाए रास्ता, है ना, एंट्री करने का, बस उतना ही सोच लो आप, उसके लिए आपको जो करना है। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे बोन लिखिए भैया। सुनिए, मैं बता रहा था, इससे बता रहा था कि इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्ड होगा, नॉन प्लायबल होगा। दूसरी चीज, कैल्शियम साल्ट कोलेजन फाइबर की वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिल जाएगी, ये हार्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा इसकी सेल को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, ये भी कैविटी में प्रेजेंट होगा, कैविटी का नाम है लेकोना। ठीक। अच्छा, ये मेन टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी के क्या देता है, स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करने में दोनों का रोल है, कार्टिलेज भी है, बोन भी है। जब आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बात समझे? लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर यही आता है जब पूछा जाता है कि क्या स्केलेटल सिस्टम में दोनों इंक्लूडेड हैं, कहते हैं नहीं, फिर बोन है, नहीं, दोनों इंक्लूडेड हैं, कार्टिलेज बोन दोनों ही आपको स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादा रोल किसका है, बोन का है। ठीक। दूसरी चीज, ये बोन जो होती है हमारे सॉफ्ट टिश्यू और आर्गन को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अब देखिए, क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, इसके अंदर ब्रेन बंद है, वो भी सॉफ्ट टिश्यू है। आपके हार्ट है, ठीक है, किडनी है, लंग्स है, ये सब है, अंदर में बंद है। विसरल ऑर्गन्स जो है, कि सब रिब केज के थ्रू प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कहने का मतलब आपके सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपका बोन। ठीक। इसके अलावा जो है देखिए, और भी फंक्शन है इसके, जैसे कि जैसे लांग एक पॉइंट लिखा है, लांग बोन्स ऑफ लेग,
जो हमारे पैर की सबसे लंबी बोन होती कौन होती है? फीमर, हाँ, फीमर होती है या थाई बोन बोलते हैं, है ना? यही तो है लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी के। वेट बियरिंग का काम करेगी कि आपके वजन को ढोती है। आप चाहे 5 किलो के हैं चाहे 5 क्विंटल के हैं, खड़े रहेंगे इसी दोनों पैरों पर, है ना? वेट बेयर ये आपको ये बात हल्की लग रही होगी कि मतलब वेट बेयरिंग का काम। यही लाइन एनसीईआरटी उसने पूछा था, नीट ने पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसे करके आया था। एक लाइन ये भी पड़ी हुई थी, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग सर्वाइस वेट बेयरिंग का काम करती हैं। समझ रहे हैं? तो कोई पॉइंट हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा, और इसके अलावा उसमें बताया गया है कि सम बोन्स, कुछ बोन्स हैं जिसमें बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो जहाँ पाई जाती है वहाँ ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल ये है कि आरबीसी बनेगा कि डब्ल्यूबीसी बनेगा, प्लेटलेट्स बनेगा, या सारी बनेगी? किसका? तीनों का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, ब्लड सेल्स का मतलब तीनों सेल का फार्म, मतलब बोन मैरो में तीनों सेल बनती हैं। आरबीसी भी बनेगी, डब्ल्यूबीसी भी बनेगी, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन होता है तीनों सेल का। उन्होंने ब्लड सेल लिखा हुआ, मान लो क्वेश्चन में दे दिया, जैसे पूछा कि जो है बोन मैरो फॉर्म, मतलब बोन मैरो में बनता है। एक्चुअली बोन मैरो, देखो जो पार्ट स्पंजी वाला होता है, कुछ स्पंजी होता है ना? बोन मैरो जो होता है कुछ स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब पोरस टाइप का होता है, ठीक है? पोर्स होते हैं, जो लोग पढ़े होंगे उनको पहले से पता होगा, ठीक है? उसमें जो पोर्स पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग बोन्स हैं, समझ, जहाँ एंडिंग होती है वहां पर जो है स्पंजी टाइप का होता है। स्पंजी वाले में बोन मैरो पाई जाती है। बोन मैरो में ही ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, वो भी तीनों सेल का होता है। जैसे मान लीजिए टेस्ट में दे दिया कि बोन मैरो फॉर्म, बोन मैरो बनाता है, उसमें दिया एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दे दिया, प्लेटलेट्स दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया ब्लड सेल्स। अब आप किसको लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, वो था मतलब आल तो दिया नहीं है, तो आपको मतलब बनेगा सब, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब बनेगा, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में है तो आपको ब्लड सेल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, बस इतनी सी बातें हैं बोन्स में। हाँ, एक पॉइंट इसमें मिसिंग है। उसमें ये बताया गया है कि ये जो बोन्स होती हैं इनसे जब हमारी स्केलेटल मसल अटैच हो जाती हैं, समझ रहे हैं, तो मूवमेंट होने लगता है। मतलब मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल का बोन के साथ अटैचमेंट जरूरी है, समझे? मसल कंट्रैक्शन की वजह से ही मूवमेंट होता है, समझे आप? और वो जो बोन्स होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तरह से, ठीक है? मतलब कि जो लोकोमोशन मूवमेंट हो रहा है वहाँ मसल का होना जरूरी है। मसल होगी और सिर्फ बोन क्या प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उसी के साथ अटैच हो जाता है, उसके बाद कंट्रैक्शन करवाएगा, सपोर्ट वो देगा, दोनों मिल करके मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट समझ रहे हैं ना? क्या? हिलना डुलना, ठीक है? जैसे आप बैठे हो ऐसे ऐसे कर रहे हो, हिल रहे हो, हाथ पैर हिल रहे हैं, ये है मूवमेंट। पलकें झपक रही हैं, ठीक है, ये है मूवमेंट। ठीक, अब ऐसा मूवमेंट हो जाए कि जगह ही बदल जाए, प्लेस चेंज हो जाए, तो उसे नाम देते हैं लोकोमोशन। आप ये कह सकते हो लोकोमोशन जो होता है स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, इसलिए बोला जाता है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट में भैया इनका जबरदस्त रोल है। चलिए कुछ बातें हम लोग लिखते हैं। मैंने कहा इनका जो, चलो, ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है, ग्राउंड सबस्टेंस बोले तो मैट्रिक्स। ये हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होगा। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। या ये भी एक चीज इसमें कह सकते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती इनको देते हैं, ठीक है? मान लो कभी आपसे पूछ लिया
पूछ लिया कि हार्ड नॉन प्लायबल क्यों है, तब भी वही आंसर दे सकते हो। ऐसे कह दिया कि जो है आपकी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती कौन देता है, तो ये कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर की वजह से ऐसा हो रहा। ठीक है। क्योंकि सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। कैविटी में प्रेजेंट होती उसी कैविटी को हम लोग लेकोना बोलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो टीचर के साथ चलें। ठीक। अगर जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो टीचर के साथ चले ही, जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें अपना अलग से रिवाइज कर लिया करें। जैसे जो चैप्टर्स आपको बायोलॉजी वगैरह के आते हैं, आप रीडिंग कर लिया करिए उसकी। ठीक है, रिफ्लेक्शन में रहेगा तो याद रहेगा। ठीक। जो लोग नहीं पढ़े पहली बार देख रहे हैं तो आराम से वो पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, वही रिवाइज करते रहें पुराना। क्योंकि टीचर जो है आराम से धीरे धीरे जो है चलेगा, और आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपको पता है ना, सिलेबस कम से कम 4 बार ख़त्म करना है। 5 बार, 4 बार कम से कम ख़त्म करना है आपको, हर सब्जेक्ट में, विद क्वेश्चन। अगर ऐसा हो गया, आप सेलेक्ट हैं, हमारी साइड से सेलेक्ट हैं। मतलब समझे? हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, अगर 4 बार ईमानदारी से आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है तो 4 बार सारे क्वेश्चन लगा डाले हैं। ठीक है। जो सिंपल वाले हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जो कठिन वाले हैं कम से कम 4 राउंड कर लीजिएगा, आप सेलेक्ट हैं। इतना करने के बाद अगर नहीं सिलेक्शन होता है, हमसे मिलिएगा आके, बताइए कि मैंने 4 बार किया था और सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने गलत बोला था। ईमानदारी से करिए, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। नोट कर लिया? चलो, इस सेल्सों के 4-5 पॉइंट और हैं, ये देख लीजिए, इनकी शक्ल देख लीजिए पहले। ये कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज का सेक्शन इन्होंने काट के दिखाया है। ठीक। और एक सेकेंड, दूसरा है ये बोन का है। दोनों को फिगर को पहचान में रखिएगा, इसमें तो कुछ इन्होंने लेवलिंग नहीं करी है, लेकिन ये देखिए, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ध्यान रखिए कोलेजन फाइबर्स है। ये कार्टिलेज है ना, सेल की बात करिए, कार्टिलेज सेल, कांडोसाइट की बात करिए। ठीक है, यहाँ दो दिखा रखा है इन्होंने, दो दो करके दिखाया, कहीं एक है तो कहीं दो दिखाया है। ठीक। चलिए बोन्स के बारे में थोड़ा सा और हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट हो गया। और क्या था, देखिए, बोन मेन टिश्यू हमारी बॉडी का। ठीक है, ये मेन टिश्यू है दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, मतलब आपका स्केल्टन बनाएगा ये, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ठीक है, दूसरी चीज, स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन।
लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग, वेट बियरिंग करेंगी मतलब आपके वजन को बियर करेंगी। स्केलेटल मसल के साथ अटैच हो जाएंगी, मूवमेंट लाएंगी, अटैच विथ स्केलेटल मसल टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, सम यहाँ आल लिख के आएगा, जब भी देंगे टेस्ट में या कहीं कहेंगे कि बोन मैरो इन आल बोन्स, आल नहीं है, सम है, कुछ में होता है ऐसा। जो स्पंजी टाइप के होंगे वहीं पर होगा, सब में नहीं। जिस 7 पॉइंट है वही इतना याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद हम लोग ब्लड की बात करेंगे, ठीक ना। ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, प्लेट कनेक्टिव टिश्यू है, या इसी को फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। फाल्स क्यों बोला था? हाँ, एक तो इसमें फाइबर्स नहीं है, दूसरी चीज़ इनकी जो ब्लड सेल्स हैं वो डिवीजन की कैपेसिटी नहीं इनके पास, आरबीसी आरबीसी नहीं बनाएगी। बड़ा मेजर कन्फ्यूजन है, वो सारे लोग सोच रहे होंगे कि आरबीसी डिवाइड करेगी आरबीसी बनाएगी, ऐसा नहीं है। आरबीसी जो है डिवाइड नहीं करती, क्यों नहीं डिवाइड करती है? हाँ, उसके पास मेच्योर कंडीशन में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस को उसने गायब कर दिया है, ठीक। शेप अपना बाई कॉनकेव कर लिया है ऐसे, ठीक है। बाई कॉनकेव शेप होने की वजह से, न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से उसका वैल्यूम बढ़ जाता है। वैल्यूम मतलब सरफेस एरिया एक तरह से बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसके पास हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा। यही इसका एडवांटेज है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि न्यूक्लियस मतलब हमारा आरबीसी इनइक्विलेट, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है उसमें, ठीक है। तो क्या बेनिफिट है इसके? तो एक ऑप्शन में रहता है कि मतलब कैरी मोर ऑक्सीजन। मोर ऑक्सीजन कैरी कब करेगा? जब ज़्यादा इसके पास हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। इसलिए वो अपने न्यूक्लियस को गायब कर रखा है। और डिवीजन की क्षमता नहीं है, 120 दिन बाद जाके उसको डिस्ट्रॉय होना है, ठीक है। आरबीसी को स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होना है। अभी चर्चा करते हैं, तो सुनियो भैया। ब्लड सेल की, ब्लड की बात करते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फास्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक फ्लूइड पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है। जो फ्लूइड पार्ट है उसको मैट्रिक्स कहा गया, मैट्रिक्स बोले तो प्लाज्मा, ठीक। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है मतलब जो सॉलिड पार्ट है उसमें ब्लड सेल्स आ जाती हैं। 3 तरह के ब्लड सेल्स की बात होती है, हालांकि तीनों सेल नहीं है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, सुना होगा, मेगा कैरियोसाइट से बने हुए हैं, ठीक ना। तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक। सबसे पहले मैं प्लाज्मा की बात करता हूँ। प्लाज्मा, मैं उसी चैप्टर में चल रहा हूँ फ्लूइड वाले में, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ठीक। और ये मेन टिश्यू है हमारी बॉडी का, जो सर्कुलेशन करवाता मतलब जो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। किसका ट्रांसपोर्ट कराएगा? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराएगा, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराएगा, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक ना। इन सबको रिस्पेक्टिव साइट पे भेजा जाता है इसी फ्लूइड के माध्यम से। हमारे पास दो ही फ्लूइड हैं, एक ब्लड है, एक लिम्फ है, समझ रहे हैं। पहले ब्लड की बात होती है, मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा बोले तो मैट्रिक्स, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक।
प्लाज्मा की बात करते हैं सबसे पहले। प्लाज्मा में देखा गया कि 90 से लेकर के 92% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक। उसमें प्रोटीन भी 6 से 8% परसेंट होती है। मैंने क्या बोला, प्लाज्मा का 90 से लेकर 92% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। 6 से 8% प्रोटीन होती है। जो 6 to 8% प्रोटीन होती तो कई है, लेकिन मेजर जो प्रोटीन होती है वो तीन ही है। एक है फाइब्रिनोजन, दूसरी है ग्लोबुलिन, तीसरी है एल्बुमिन। इसमें से जो फाइब्रिनोजन होता है ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्लोबुलिन जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म मतलब एंटीबॉडी बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डिफेंस आपकी बॉडी की सुरक्षा देता है ना। इसके बाद जो एल्बुमिन होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या मतलब है, ये एल्बुमिन अगर आपके फ्लूइड में है, ब्लड में है, घूम रहा है, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब ये होता है कि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर आपके ब्लड का बाइलूम कम हो रहा है, उसको मेंटेन करता। कैसे मेंटेन करेगा, जब ये ब्लड में रहेगा, ब्लड से होकर के सर्कुलेट हो रहा, अगर आपके ब्लड का ब्लड में ये ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा इन द सेंस ये समझिए बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो बैलेंस फॉर्म में है तो आपके प्लाज्मा में वाटर भी बैलेंस फॉर्म में ही रहेगा। अगर इन केस आपके मतलब कि प्लाज्मा में या ब्लड में वाटर का लेवल घट रहा है, तो जो टिश्यू फ्लूइड होता है, अब कह दो ये तो पता ही नहीं, कुछ लोग जानते हैं। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा ब्लड कभी भी डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं जाएगा। मतलब वो हमेशा हार्ट से पंप होगा, ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू फिर से वापस आ जाएगा हार्ट में, कभी सेल को टच नहीं करेगा बाहर। ठीक। तो होता क्या है कि जब भाई ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड गया, ब्लड वेसल के द्वारा वापस आया, मैं कह रहा हूँ न्यूट्रिएंट लेके जा रहा, वेस्ट को कैरी कर रहा है, ठीक है, और या कह सकते हैं कि O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा, तो ये सेल के साथ एक्सचेंज कैसे कर रहा है, एक्सचेंज करेगा टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से। मतलब ये है कि आपकी जैसे, मतलब मैं ये करा, जैसे ये ब्लड वेसल है जा रही है, इसके आसपास टिश्यू की सेल्स लगी हुई हैं, तो ये ब्लड जो होता है यहाँ से कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर विथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस उसी ब्लड वेसल से बाहर आता रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। मतलब टिश्यू की जो सेल्स है उनमें थोड़ा थोड़ा गैप है, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड निकल के इस ब्लड वेसल से आ रहा, उसी के नाम रखा जाता है क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, या उसी के टिश्यू फ्लूइड कह देते हैं। बात समझ आई। तो वो टिश्यू फ्लूइड जो होता है, जब मैंने कहा ना कि जो एल्बुमिन होता है आपके ब्लड वेसल से जा रहा है, अगर वाटर की कमी है आपके ब्लड में तो टिश्यू फ्लूइड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ रहे हैं, इसीलिए ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बात समझ आई। तो तीनों का मतलब समझ आया। फाइब्रिनोजन जो था ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आपको एंटीबॉडी बनवाएगा, और एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनवाता है। इसके अलावा आपके प्लाज्मा में जो है, जैसे कि कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, है ना, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट, ये 4-5 आयन्स उसमें दिखाए गए, और भी होते हैं, 4-5 का नाम लिया, इनको समझ लीजिए। इसके अलावा आपके प्लाज्मा में जो है, जैसे उन्होंने कहा ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, ठीक है, और इसके बाद फैटी एसिड। ये कह रहे हैं कि ये ट्रांजिट इन द बॉडी, मतलब अनस्टेबल कंडीशन में आपके ब्लड में रहते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये होता है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, इंटेस्टाइन में गया, खाना डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्शन हुआ, एब्जॉर्शन होने के बाद वो सीधे ब्लड में जाएगा, तो उसका लेवल घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, फिर ले जाकर उनको कहीं डिपॉजिट कर देंगे हम, फिर बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो कि जैसे का ग्लूकोज है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब हैं आपके ब्लड में, इनका लेवल घटता बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहता है, अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं। ठीक ना। और इसके अलावा आपके जो ब्लड प्लाज्मा है, इसमें क्लाटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्लाटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिवेट तब होते हैं जब कभी चोट लगती है या ज़रूरत पड़ती है, तो इनको एक्टिवेट किया जाता है। हाँ भैया, शायरी सुनना है क्या, ये देख लो नींद आ रही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब इतना आराम से समझा रहा हूँ, एकदम मस्त, मतलब ज्ञान धीरे धीरे ये दे रहे हैं। मैं ये बता रहा था, सुनिए। मैं बुला ही गया, हाँ सुनिए तो। अरे, ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिवेट तब होते हैं जब चोट लगती है, कभी कट लगता है तो ये एक्टिवेट किए जाते हैं। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिए, जो बचेगा उससे क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। नीट ने एक बार पूछा था। बात समझ आई। ये तो रही बात प्लाज्मा की।
ठीक, इतना हम लिखाएंगे नहीं, आपको कहानी सुना रहे हैं अभी, अभी काम की चीज़ें थोड़ा सा लिखेंगे, ये सारा चीज़ लिखवाएंगे हम ब्लड वाले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ा है, दोनों नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर कहोगे यहाँ पढ़ा देंगे फिर वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक उसी का है। सुनिए, अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तीन ब्लड सेल की चर्चा होती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटेड। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, मोस्ट एबेंडेंट सेल है, मतलब सारी ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कौन है, आरबीसी है। कितने अमाउंट में होता है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होता है, मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 50 से लेकर 55 लाख आरबीसी होता है। बात समझे आप? हाँ। आरबीसी जो होता है इसके अंदर में एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। ये O2 को भी कैरी करता है और CO2 को भी कैरी करता है, इसलिए नाम रखा गया रिस्पिरेटरी पिगमेंट। आगे पढ़ाया जाएगा बायोमॉलिक्यूल में। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, है ना। हाँ, इसलिए तो बोला कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है अडल्ट में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कम, उसमें 2 अल्फा 2 गामा हो जाती हैं। फिलहाल थोड़ी वो पॉइंट ये बता रहा, आरबीसी के अंदर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टर भी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो आरबीसी होती है, शेप की अगर बात करते हैं, शेप बाई कॉनकेव है, राउंड है या सर्कुलर है? राउंड है पक्का, लेकिन टेस्ट में आया था उसमें सर्कुलर आंसर लगाया गया था और गलत नहीं था यार, देख लेना कहीं कहीं लिखा गया राउंड बाई कॉनकेव शेप। ठीक है, लेकिन चेक करना सर्कुलर बाई कॉनकेव है। मैंने देखा हायर क्लास की बुक में, उसमें लिखा था सर्कुलर एंड बाई कॉनकेव। ठीक ना, हाँ ऐसा लिखा हुआ, देख लेना। अगर मान लो सर्कुलर ऑप्शन में नहीं है, राउंड बाई कॉनकेव लिखा हुआ, अरे वहाँ नहीं है, राउंड बाई कॉनकेव लिखा, वही आप लगा देना। ठीक ना, बात समझ आई? इसके बाद आरबीसी जो होती है, इनका लाइफ स्पान जो होता है, एवरेज लाइफ स्पान जो होता है कितना होता है, 120 डेज। अब ऐसा नहीं है कि 120 दिन बाद सारी आरबीसी जाके मर जाती, सारी नहीं मरती हैं। 1% आरबीसी जो होती है 24 घंटे में रिप्लेस हो जाती है, मतलब जितनी आपके पास आरबीसी होगी उसका 1% आरबीसी पर डे रिप्लेस हो जाती है, मतलब उनका लाइफ स्पान लगभग पूरा हो चुका होता है, वो स्प्लीन के अंदर में जा करके मर जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। अच्छा एक बात और है, ये स्प्लीन जो होता है ये ब्लड बैंक भी है, ये इरिथ्रोसाइट को स्टोर भी करता है, समझ रहे हैं, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, और ये ग्रेवयार्ड भी, उसका कब्रिस्तान भी है। एक चीज़ और है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि बच्चे में तो बोन मैरो तो बनी नहीं है ना, बोन मैरो नहीं है तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 3 4 जगहों से होता है। सबसे पहले तो पहली बार आरबीसी जो बनता है ना, योग सैक से बनता है, स्टार्टिंग वहां से होती, बाकी कई जगहों से बनता है, स्प्लीन वगैरह से, स्प्लीन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं स्प्लीन में ब्लड बन भी सकता है, स्प्लीन जो होता है मतलब आरबीसी को स्टोर भी कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ठीक, ये हाँ, मैं समझा नहीं। अच्छा, आप फिल्मों की दुनिया में चले गए, ये देख लो। तो ये ब्लड सेल की बात चल रही थी, ठीक है, तो थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट में हम लिखा देंगे, 10 मिनट में ब्लड हो जाएगा पूरा। सुन लीजिए, ये आरबीसी की बात थी, मुझे नहीं लग रहा कोई पॉइंट छूटा होगा इसमें, नहीं, अगर याद आएगा तो बता देंगे, अभी सुनिए। डब्ल्यूबीसी की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट, इनके नंबर्स जो होते हैं आरबीसी कंपेरिजन में क्या होते हैं, लेसर इन नंबर, कम होते हैं। एनसीईआरटी का डाटा जो है 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है, मतलब ये कहाँ लाख में खेल रही है, हजार में चल रहा। अच्छा, अरे भाई 50 से 55 लाख हैं, 6 से 8 हजार हैं, लेकिन जो क्लिनिकल डाटा होता है जब आप ब्लड चेक कराने जाते हैं, अरे ब्लड कंपोजिशन चेक करवाते हैं, वहाँ ये पैरामीटर चेंज हो जाता है, वो 10 हजार के आसपास रखते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना उसको लेकर के, उसमें अच्छा रेंज 10 हजार कुछ लिखा था।
ये एनसीईआरटी का डाटा याद रखना 6 से 8 हज़ार होता है, ठीक। इनके नंबर बहुत कम है। अच्छा, एक अप्लाइड क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का रेशियो बताओ। 1:600 ऐसे करके है, मतलब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, मतलब आरबीसी का 600 अगर हो तो वहां पर एक डब्ल्यूबीसी होगी, इसी रेशियो में है 600 और एक का रेशियो, ठीक है। अगर मान लो उसने ऊपर सीक्वेंस ऐसे बदल दिया, कह दिया डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो बताओ, अब 600 और एक का रट के गए हो, तो इसको भी उलट देना, नहीं तो तुम खुद ही उलट जाओगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा वही से नीचे जवाब देना, ठीक है। रेशियो और उसमें पढ़ा होगा, आप देखिएगा डीपीपी वगैरह में क्वेश्चन होगा इस तरह का। निकालने के चक्कर मत पड़ना, सीधे रट लेना, निकालोगे तो गलत आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एवरेज में आता है, ठीक। तो डब्ल्यू मैंने कहा लेसरी नंबर 6 से 8 हज़ार पर मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है, ठीक। इनकी दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी का मतलब किसकी बेसिस बांटा, देखा गया कि सेल हैं, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो पार्टिकल लाइक दिख रहा है एकदम, मतलब पार्टिकल, मतलब उसमें पार्टिकल्स है या नहीं है। अगर पार्टिकल लाइक दिखे तो इनको बोला गया ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स हैं मतलब पार्टिकल्स हैं। अगर उसमें पार्टिकल्स नहीं है तो उनको बोला गया ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी बांटी गई। ग्रेनुलोसाइट्स जो थे वो तीन तरीके के थे, है ना। आ, तीन तरीके के थे, उसमें था ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके बाद जो ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट थे उनमें दो कैटेगरी थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक। अगर ये पांचों के एक साथ देखा जाए सबसे ज्यादा इसमें जो है न्यूट्रोफिल है, 60 से 65% जो होता है न्यूट्रोफिल होता है। दूसरे नंबर पे आता है लिम्फोसाइट, वो होता है 20 से 25%। उसके बाद कौन आता है, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, हाँ मोनोसाइट आता है। इसके परसेंटेज 6 से 8% होते हैं, ठीक ना। इसके चौथे नंबर पे कौन आएगा, यूसिनोफिल आएगा। यूसिनोफिल जो होता है 2 से 3% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल ब्लड सेल की बात नहीं कर रहा। टोटल ब्लड सेल की बात करेंगे तो आरबीसी ज्यादा हो जाएगा, टोटल डब्ल्यूबीसी का है ये 2 से 3%, ठीक। और इसके बाद सबसे लास्ट, सबसे लीस्ट जो होता है वो कौन होता है, बेसोफिल होता है। कितना होता है, 0.5 से 1% होता है। हालांकि ये डाटा अभी याद नहीं रखना है, मैं जनरली बता दे रहा हूँ, बाकी मैं ब्लड वाले चैप्टर में लिखाऊंगा इसको, ठीक है। तो पांचों का कंपोजिशन आपको पता चलेगा कितना कितना है। इसमें से जो न्यूट्रोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की ये पूरी कोशिश करते हैं। फैगोसाइटिक नेचर, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ठीक। इसके अलावा जो इसमें बेसोफिल होता है, याद करिए मास्टर सेल को, जैसे मास्टर सेल हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन निकाल रहा था, ऐसे ये भी जो है हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन निकालेगा, ठीक है। बात क्लियर, मतलब कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ठीक ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। और इसमें जो यूसिनोफिल है, यूसिनोफिलिया सुना होगा, यूसिनोफिलिया बढ़ जाता है, कहते हैं अरे सर्दी जुकाम रहता है, खांसी आती है, तो इसमें यूसिनोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं। यूसिनोफिल्स जो होते हैं अगर इनके नंबर बढ़ते हैं तो आपको एलर्जी होने लगती है, समझ रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। एलर्जी देखो कोई बीमारी नहीं है, मतलब एलर्जी वो होती है आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव हो गया, मतलब जबरदस्त रिस्पांस देने लगा, तो इसका मतलब यही है भाई यूसिनोफिल के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका तो काम है रिस्पांस करना, वो ज्यादा हाइपर रिस्पांस करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो होता क्या है कि एलर्जी का कोई इलाज भी नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपना इम्यूनो सप्रेसिव ले लेते हैं, कोई दवा ले लेते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है भैया जो सामने कर रहा है करने तो चुप पे बैठे रहो, यही तो होता है, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये बात रही एसिनोफिल की। इसमें लिम्फोसाइट मोनोसाइट की अगर बात करते हैं सॉरी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की बात करते हैं, लिम्फोसाइट की आप दो कैटेगरी पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है ये एंटीबॉडी बनवाता है, ठीक, मतलब बनवाने का मतलब बनाता है ऐसे समझो। और जो टी लिम्फोसाइट होता है ये बी की हेल्प करता है, हालांकि दोनों इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी बनवाता है, वो एंटीबॉडी कहाँ जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी। मतलब कि आपके देखो ब्लड को ह्यूमर कहा जाता है, ब्लड को ह्यूमर कहा जाता है। तो आपकी ह्यूमर में, आपके ब्लड में जो एंटीबॉडी भेज रहा है, इसका मतलब ये है
कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है। जो बी लिम्फोसाइट होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब कि आपके ब्लड में इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है। कभी कभी पूछा जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बी लिम्फोसाइट होता है, ऐसे समझिए। या ये कह सकते हैं कि कहते हैं कौन सा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है, तब भी आंसर यही हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। हाँ, तो क्या बता रहे थे, सुनिए। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी जनरेट करता है, मतलब आपके ब्लड में इम्यूनिटी जनरेट करता है। दूसरी बात, हमने कहा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी यही जनरेट करता है बी लिम्फोसाइट ही। और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करता है। ये सब बात सबको पता होगी। ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जैसे किसी का किडनी हार्ट कुछ लगवा लेते हैं आप, ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, तो उसको फॉरेन समझ करके इसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। उसके लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, चलिए। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो होता है, नहीं लिम्फोसाइट हो गया, इसके बाद प्लेटलेट्स से बचा। प्लेटलेट्स जो होते हैं सेल के फ्रैगमेंट होते हैं, सेल के टुकड़े होते हैं, किसके कौन से सेल है, उसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। स्पेशल सेल है, पाई जाती है बोन मैरो में, समझ रहे हैं। उसी के फ्रैगमेंट से बनते हैं। प्लेटलेट्स की काउंट जो होते हैं 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होते हैं, ठीक है। ये प्लेट्स करते क्या है, ये कुछ फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने का मतलब, जब आप ब्लड क्लॉटिंग कराना होता है तो ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, थ्रोम्बिन, नहीं नहीं नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर्स निकालते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, एक्सो है कि इंडो है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती, स्टार्ट हो जाती। मतलब आप ये समझते हो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है, उसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है, नंबर्स घट जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, आपका ब्लड सही से क्लॉट नहीं करेगा। इसलिए देखिए डेंगू में इसी का रिडक्शन होता है ना। डेंगू होता नहीं है लोगों को, वायरल इन्फेक्शन होता है, प्लेटलेट्स काउंट घटने लगते हैं, समझ रहे हैं। उसका कोई इलाज नहीं है डेंगू का, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। जहाँ किसी को डेंगू होता है पता चले पहुँच गए सहारा हॉस्पिटल, जितनी प्लेटलेट्स है ना उतना रुपया लगता है, कम से कम एक एक प्लेट का 1-1 रुपया लगता है, ठीक। हाँ, उसको कोई इलाज नहीं है, बस सिंपल जो गांव का इलाज होता है, बकरी का दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, एक बकरी खरीद लीजिएगा और पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, नारियल का पानी पीजिए, वही भैया सफल इलाज है। बस जब जब बुखार चढ़े, बस पैरासीटामॉल डोलो 650 रखे रहिए, खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए, आराम से आप ठीक हो जाएंगे। नहीं तो भैया जाएंगे हॉस्पिटल में, जितनी प्लेटलेट से कहें लाओ इनको प्लेटलेट चढ़ाओ, और प्लेटलेट फॉर्मेशन इतना तेज है, जब 50-50 हज़ार एक दिन बढ़ता है ना। जरूरत क्या है चढ़वाने की, वो कहेंगे 1.5 लाख प्लेटलेट लाओ चढ़ा दें, 1.5 लाख रुपया ले लिए, क्या जरूरत है। अपनी प्लेटलेट्स अपना खुद बनवाओ ना, थोड़ा सा लिखेंगे खाली ब्लड जी। क्या यार, ये देखिए मुस्कुराहट चेहरे पे, पहले सुन लो। तो 4 मिनट बचा हुआ, हम इसे में लिख देते हैं ब्लड, ठीक है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है पहली चीज। इसी को हम लोग फास्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो प्लाज्मा है, इसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसे हम लोग ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस इसी के बारे में लिख देते, थोड़ा सा बस इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसको कुछ नहीं लिखेंगे, या ऐसा कर देते हैं 55% लिख लेना बस बहुत है। फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, ये आरबीसी है, काहे भैया नाराज हो गए, ये डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी आएंगी आपकी। ये ग्रेनुलोसाइट, इसमें तीन आप पढ़ेंगे। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। इसमें दो कैटेगरी पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये 45% होता है, बस इतना ही जानते रहो बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। बाकी सारी कहानी ब्लड में चलेगी। 4 मिनट बाकी, 4 मिनट में लिख लीजिए आप। नहीं, आप पढ़िए। नहीं, दिल में इतना काम हो जाता है ना, शायरी वायरी ढूंढने के मौके नहीं लगता। पहले से, पहले से लिख के ले आए। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ, लिखने के टाइम लिखता तो नहीं हूँ मैं, इधर उधर चुरा लेता हूँ, चुरा के लाता हूँ, वही बोल देता हूँ। क्लास दो जगह लगने की वजह से ना थोड़ा टाइम कम बचता है। पता चलता है कि कपूरथला जाना है, उसके लिए अलग प्लानिंग करो, 2 घंटे पहले निकलो, वहाँ सब सेट करवाओ। दो क्लास उधर है, तीन क्लास इधर है, गोल गोल घूमते रहते हैं हम। डाउट बताने का मौका ही नहीं लगता। मुश्किल से बेसमेंट में जाते हैं, कोई पकड़ के लेके गया तो चले जाते हैं पूछने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि डाउट नहीं बताएंगे, देखो। कोशिश ये किया करो ना, जैसे जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, अपने डाउट्स उसी से क्लियर करो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कम टाइम में आसानी से क्लियर हो जाता है। नहीं तो दूसरे को अपनी प्रॉब्लम समझाओगे, पता नहीं वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, अब वो अलग बात है कि एक आध सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वो उसने पढ़ा रखा है उसी से पूछो आप, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक ना। उस टीचर को भी अच्छा लगता है जब आप डाउट पूछते हैं, लगता है कि चलो ठीक है, कम से कम लोग पढ़ तो रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। जब नहीं पूछते हैं तो हमें दो ही चीज़ लगता है, हमें लगता है या तो आपको सब आता है, या तो आपको कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं मान रहा मैं, आप लोग को बहुत कुछ आता है। नोट कर लिया। इसमें लास्ट में उसके बाद मसल टिश्यू पढ़ाएंगे, मसल खत्म होगा, ज़्यादा उसमें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के है। वो समझाते कि मसल, इसके बाद न्यूरल खत्म हो जाएगा। काकरोच तो अपने सिलेबस में है ही है, वो भी पढ़ा डालेंगे। टेस्ट का भी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, जो अपडेट है सिर्फ 4 फेज का है, 1 2 3 4। पांचवें फेज का कोई अपडेट नहीं मेरे पास। ठीक है, टेस्ट का जो आता है बताएंगे जल्दी, भी टाइम लगेगा। नोट कर लिया। तो शायरी एक ठो मार दें आपके मुंह पे।